गौतम गंभीर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपनी कोरोना जांच करवाने की अपील की। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए, जबकि सानिया मिर्जा और राजीव राम की जोड़ी को मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर मुंबई में भी देखने को मिला। वहां पिछले 2 दिन में तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अचानक बढ़ी इस ठंड ने मुंबई के लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि सुबह सुबह जो लोग हैं वो आग जलाकर इसी तरह से मुंबई में जो है ठंड से बचने की कोशिश है। मुंबई के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोलाबा में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं सांता क्रूज में तो ये 13 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे और फिर धीरे धीरे मौसम सामान्य हो जाएगा। नो अलर्ट चेंज हमने दिया है। नो अलर्ट चेंज का मतलब होता है ±2 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा और बीते कुछ दिनों की ही तरह लोगों को सूरज के दर्शन भी नहीं हो सके। गर्म कपड़ों के सहारे ही लोगों ने अपना गुजारा किया। हम लोग आप देखेंगे कि लेयर्ड है, यानी कि स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी, जो कुछ मिला उससे खुद को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठंडी हवाओं ने दिल्ली वालों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। अलाव पे बैठे हैं, इस बार बहुत ठंड है। आपका वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक लोगों को इस ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। 2 दिन कोल्ड डे रहेगा, उसके बाद कोल्ड वेव जो रात के तापमान में फॉलो होना शुरू होगा। क्रिकेटर शेफाली वर्मा आईसीसी की T20 में नंबर 1 बल्लेबाज बन गईं। उन्हें ताजा रैंकिंग में 1 स्थान का फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों और करीब 400 कर्मचारियों की पिछले दिनों कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुख्य न्यायाधीश NV रामन्ना ने एक सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश से एक याचिकाकर्ता ने यह शिकायत की थी कि उनकी अर्जी पर पिछले कई दिनों से सुनवाई नहीं हुई। इसी पर NV रामन्ना ने यह भी टिप्पणी की कि सेहत खराब होने के बावजूद अदालत में काम हो रहा है। हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से राज्य में 11वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया। खबर है कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए दिसंबर में भारत आएगी। अमृतसर में अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के घर पर SIT ने छापेमारी की। एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। यूपी में शिवसेना गोरखपुर से अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसी सीट से CM योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 384 बहादुरों को वीरता पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल 12 शौर्य चक्र दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस से पहले सेना ने श्रीनगर के कई इलाकों में तिरंगा रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में वहां के लोगों ने भी हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 60 यूनिट तक हर महीने बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के गोंदिया में नक्सलियों ने सरकारी बस कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में कुछ बैनर लगाए, लेकिन हड़ताल कर रहे इन कर्मचारियों ने भी साफ कर दिया कि उन्हें नक्सलियों के समर्थन की जरूरत नहीं है। पिछले साल अक्टूबर से ये बस कर्मचारी वेतन समेत अपनी अलग अलग मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नक्सली बड़े आंदोलनों के समर्थन में ऐसी हरकतें करते हैं ताकि कुछ लोग उनके झांसे में आ जाएं। ना हमें कभी उनको सपोर्ट मांगा है, ना हमसे उनका कोई लेना देना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने देशवासियों से कोरोना से बचाव के लिए पहले की तरह सावधानी बरतने की अपील की। इतना ही नहीं, उन्होंने मरीजों की सेवा करने वाले मेडिकल स्टाफ की तारीफ भी की। मुझे विश्वास है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत आज बेहतर स्थिति में है। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ये फिल्म अब 1 हफ्ते की देरी से यानी 11 फरवरी को रिलीज होगी। राहुल गांधी गुरुवार को एक दिन के पंजाब दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में वो पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। इसके बाद वो जलंधर में एक वर्चुअल रैली भी करेंगे। पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपनी कोरोना जांच करवाने की अपील की। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए, जबकि सानिया मिर्जा और राजीव राम की जोड़ी को मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा।
पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर मुंबई में भी देखने को मिला। वहां पिछले 2 दिन में तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अचानक बढ़ी इस ठंड ने मुंबई के लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि सुबह सुबह जो लोग हैं वो आग जलाकर इसी तरह से मुंबई में जो है ठंड से बचने की कोशिश है। मुंबई के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोलाबा में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं सांता क्रूज में तो ये 13 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे और फिर धीरे धीरे मौसम सामान्य हो जाएगा। नो अलर्ट चेंज हमने दिए है। नो अलर्ट चेंज का मतलब होता है ±2 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा और बीते कुछ दिनों की ही तरह लोगों को सूरज के दर्शन भी नहीं हो सके। गर्म कपड़ों के सहारे ही लोगों ने अपना गुजारा किया। हम लोग आप देखेंगे कि लेयर्ड है, यानी कि स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी, जो कुछ मिला उससे खुद को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय ओपिनियन पोल। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गणतंत्र दिवस के दिन हम आपको जन के मन की बात बताएंगे। 2022 के महासंग्राम में यानी महाचुनाव का नतीजा 10 मार्च को आएगा, लेकिन आज मैं आपको इन नतीजों का ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं। यानी मैं आपको जनता का मूड दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने वाली है? सत्ता का परिवर्तन होगा या फिर 2022 में भी बीजेपी का सियासी जलवा कायम रहेगा? पश्चिमी यूपी की जनता किस पार्टी के साथ आज खड़ी है? जाटलैंड में किसका सियासी राज होगा? जाटलैंड में कौन आगे निकलेगा, कौन इस बार पीछे रह जाएगा? उसका सबसे बड़ा पोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, वहां पर क्या माहौल रहेगा, आज उसकी सबसे बड़ी बानगी हमें देखने को मिलेगी। अगले 1 घंटे तक इन तमाम सवालों पर सर्वे के सबसे सटीक आंकड़ों के साथ महामंथन होगा, क्योंकि 80-20 का मुद्दा भी है, हिंदुओं को धमकी देने का आरोप भी है और पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में बड़ा सवाल आता है कि आखिर जनता का मूड क्या है, क्योंकि आज अमित शाह ने भी जाट नेताओं से मुलाकात की है और बहुत कुछ कहा है। जनता का मूड, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हाजिर है। सर्वे तो आपने कई देखी, अब देखिए 10 मार्च का ट्रेलर। जाटलैंड में किसका चलेगा सिक्का? अवध की जंग में किसकी होगी जीत? उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार? आर पार में अगले 1 घंटे हर सवाल का सबसे सटीक विश्लेषण होने वाला है। पूर्व से पश्चिम तक यूपी के हर सियासी गणित पर महामंथन होगा। अखिलेश जी आज इस मंच पे आए थे, वो कह रहे थे कि हम 400 ला रहे हैं, बाकी 3 सीटों में पूरा विपक्ष बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तो गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भोला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के समर्थकों के पक्ष में। क्या नंबर है, फाइनल नंबर अखिलेश यादव जी? कि हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ जितने गठबंधन है मिलकर के 400 सीटें भी जीत जाएं। 400 सीटें जीत जाएं? 400 सीटें, और इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो बीजेपी के लिए आप 25 छोड़ रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए? 3 सीटें बीजेपी की आएंगी विपक्ष के लिए। जीत के दावे तो खूब हो रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि पहाड़ों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है, तो कांग्रेस कह रही है कि सत्ता परिवर्तन होकर ही रहेगा। कांग्रेस देखिए डूबता हुआ जहाज है। पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने जो देश के अंदर किया है, इस बार परिवर्तन होगा। 5 साल डबल इंजन की बड़ी बात हुई,
केवल शोर ही शोर सुनाई दिया, मगर वो डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन बड़ा सवाल है कि जीत का किसका दावा दमदार है। इसी सवाल पर आर पार में देखिए महामंथन, जनता का मूड। और आज जनता के मूड में हमारे साथ कई बड़े बड़े नेता जुड़ेंगे, हमारे साथ कई एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो इस पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन मैं पहले जनता का मूड आपको बता देता हूं। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसी पहेली जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस बार कैसी है। लेकिन सी वोटर का सर्वे कहता है कि बीजेपी प्लस को यहां पे 71 से 75 मिल सकती है, समाजवादी पार्टी प्लस को 53 से 57, बीएसपी को 4 से 6, कांग्रेस 1 से 3 पर रह सकती है और अन्य 0 से 2 पर। लेकिन ये 136 सीटों का आंकड़ा है। अब मैं अगले अगर पोल पर आता हूं जो इंडिया टीवी ने करा है, वो पोल कहता है भारतीय जनता पार्टी को 59, समाजवादी पार्टी को 37, बीएसपी को 1, कांग्रेस के खाते में 1 नहीं, अन्य के खाते में भी 1 नहीं। यानी सपा बढ़ती हुई दिख रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी टक्कर कांटे की दिख सकती है। एक और पोल है, उसको मैं आपको दिखा देता हूं। वो दोनों को बराबर बराबर आंकड़ा है। 33 से 37 बीजेपी, 33 से 37 समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी 2 से 4 सीटों पर रह सकती है, कांग्रेस का यहां पे भी खाता नहीं खुल रहा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। वेस्टर्न यूपी का आंकड़ा है, क्योंकि जाट लैंड बड़ी महत्वपूर्ण है इस समय। और इस बार माना जा रहा है कि जाट और मुसलमान अगर एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा। यही समाजवादी पार्टी का पूरा गेम प्लान है। लेकिन जो बयान आए हैं नाहिद हसन के समर्थक के या फिर आदिल चौधरी के, उन बयानों से क्या पोलराइजेशन का काउंटर इफेक्ट हुआ है, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये उन बयानों से पहले के पोल है, क्या उसके बाद घटनाक्रम बदल जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। अमित शाह की भी आज मीटिंग हुई है जाट नेताओं के साथ, जहां पर दिल खोल के बहुत सी बातें हुई हैं। वो ब्रेक भी स्टोरी आज हम करेंगे, क्योंकि अमित शाह ने जो उत्तर प्रदेश की बंजर पॉलिटिकल भूमि थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको उपजाऊ बनाया है। उत्तर प्रदेश को अच्छे से समझते हैं अमित शाह। क्या अमित शाह ने कोई प्लान निकाला है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले मैं उत्तर प्रदेश के आपको आंकड़े बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में महापौर का आंकड़ा आपको कुछ देर में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। सी वोटर का सर्वे कहता है कि 222 से 35 बीजेपी, 145 से 157 सपा समाजवादी पार्टी, बीएसपी 8 से 16। इंडिया टीवी का पोल कहता है 230 से 235, एसपी 160 से 165, बीएसपी 2 से 5 के बीच में, कांग्रेस 3 से 7 के बीच में। रिपब्लिक और पी मार्क का पोल कहता है बीजेपी 252 से 272, 111 से 131 समाजवादी पार्टी, 8 से 16 बीएसपी, कांग्रेस 3 से 9। कांग्रेस की कहानी बहुत खराब है, सिंगल डिजिट नहीं क्रॉस कर रही कांग्रेस पार्टी। टाइम्स नाउ वीटो का सर्वे कहता है 227 से 254, 136 से 151 समाजवादी पार्टी, बीएसपी 8 से 14, कांग्रेस 6 से 11। पहला एक सर्वे है जो कांग्रेस को डबल डिजिट में शायद दिखा रहा है। और एक और सर्वे हुआ है जो जी और डिजाइन बॉक्स का है, इसको बड़ा सर्वे माना जा रहा है। 245 से 265 के बीच में बीजेपी आ सकती है, सपा समाजवादी पार्टी 125 से 148, कांग्रेस 5 से बीएसपी 5 से 9। कांग्रेस की स्थिति वही है 3 से 7, कुछ खास अंतर नहीं है। कांग्रेस सिंगल डिजिट में रहेगी, क्योंकि अब तो कई लोग कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं, ये उससे पहले के पोल है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पश्चिमी यूपी का जगरनट क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं क्या है। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आपको मेहमानों के साथ भी इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेहमान मेरे साथ कौन कौन इस समय जुड़ रहा है, आइए आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, साधना भारती। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा से आते हैं, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। साधना भारती कांग्रेस की प्रवक्ता है। मेरे साथ संजय जी हैं सीएसडीएस के, उनका भी अभिनंदन है। संजय जी, पहला सवाल आपसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पश्चिमी यूपी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पहले आंकड़े आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि बीजेपी आगे निकल रही है, लेकिन पिछली बार 108 का आंकड़ा छुआ था, उससे काफी दूर है। नहीं अमीश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बाहुल्य इलाका है, यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की भी तादाद है। और जिस तरह से किसान आंदोलन चलता रहा है साल भर, और किसानों की नाराज़गी है, जाट वोटरों की नाराज़गी है बीजेपी के प्रति, उससे इस बात के संकेत तो बहुत पहले से मिल रहे थे बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झटका लगेगा। लेकिन कृषि कानून के वापस ले लेने के बाद
जितना झटका लगने की उम्मीद थी बीजेपी को उतना लगता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये जो रिजल्ट्स आप बता रहे हैं, जो अनुमान जो आप बता रहे हैं ओपिनियन पोल से, ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान तो हो रहा है लेकिन उतना नहीं जितना हो सकता था अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए होते तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने कमबैक किया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए आंकड़े, अगर हम आंकड़ों पे नजर आ रहे हैं, संजय जी मैं वापस आ रहा हूं संजय कुमार आपके पास और एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि हमने इसमें कई इस बीच में ये इन पोल्स के बीच में और बयानों के बीच में लगभग 2 से 3 दिनों का अंतर है, 4 दिनों का अंतर भी हो सकता है टू बी प्रिसाइज। कई सारे बयान आए हैं जो पोलराइजिंग बयान हैं जिसके अंदर जाटों को धमकी देने की बात है। क्या आपको लगता है वो सब चीजें भी फैक्टर इन होगी और जिस तरह से चुनाव अब खुलेगा तब एग्जैक्ट पिक्चर हमें देखने को मिलेगी? अमीश, मुझे लगता है चुनाव ज्यादा खुलेगा नहीं, वोटर अब बटे हुए हैं। यूपी की ही बात नहीं करें, देश के मतदाताओं को भी देखें तो आजकल बड़ी तादाद में वोटर पहले से ही मन बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही वोटर एन वक्त पर मन नहीं बनाते, आखिरी समय में भी मन बनाते हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बयानों का भी असर होगा, कैंपेन का भी असर होगा, कोई घटना घट जाए उसका भी असर होगा। लेकिन कुल मिलाकर वोटर, यूपी के वोटर 2 खेमे में बटे हुए हैं, बिल्कुल साफ। एक तरफ समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी हैं। पश्चिमी यूपी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह ने भी बड़ी मीटिंग करी है जाट नेताओं के साथ और वहां पर खुल के बोला है, कई बातों को बोला है, जो अंदर की बातें वो भी हमारे सामने आएंगी अगले कुछ मिनटों के अंदर। अमित शाह ने वहां पर क्या कुछ बोला है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी निश्चित तौर पर आप मजबूत हैं लेकिन 2017 वाली मजबूती तो नहीं दिखाई दे रही। कहीं ऐसा ना हो खिसकते खिसकते पूरा जनाधार खिसक जाए? देखिए, जितने भी सर्वेक्षण दिखाए गए हैं अगर हम उनका औसत लें और जो एक स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% होता है, यदि हम ये मान लें पूरा का पूरा 3% हमारे खिलाफ चला जाए तो भी आपके सर्वे का जो औसत है वो भाजपा को 200 के आसपास दिखा रहा है और सारा का सारा 3% समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला जाए। अगर जाएगा तो थोड़ा तो बटेगा दूसरों, तो भी वो 250 के आसपास नहीं आ रहा है। मैं महापोल का आंकड़ा भी खोल देता हूं आपके लिए, मैं महापोल का आंकड़ा भी खोल देता हूं व्यूअर्स के लिए। महापोल का आंकड़ा क्या कहता है व्यूअर्स, उस आंकड़े को भी खोल देते हैं। 235 से 252 के आसपास बीजेपी, 135 से 150 के बीच में सपा, 6 से 12 के बीच में बीएसपी, कांग्रेस सिंगल डिजिट में 4 से 8। कांग्रेस अपनी उपस्थिति थोड़ा बहुत दर्ज करा रही है लेकिन उसके साथ जो कई नेता थे वो भी छोड़ के चले गए हैं। क्विकली सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 235 से 252 के बीच में है, लेकिन जो स्टार्ट होती है, जैसे क्रिकेट की गेम में कहा जाता है, क्योंकि आज हम पोल पे बात कर रहे हैं, क्रिकेट की गेम में कहा जाता है कि स्टार्ट अच्छी होनी चाहिए। वेस्टर्न यूपी आपकी स्टार्ट होगी, वो शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हो रही। पिछली बार शतक से शुरुआत करी थी आपने। मैं बिल्कुल बात बता रहा हूँ। देखिए, 232 से 252 आपका ओवरऑल एवरेज महापोल दिखा रहा है। अब इसमें यदि हम ये माने कि हमारे पक्ष में जाए 3%, तो हम 300 के आसपास, और तब समाजवादी पार्टी 100 के आसपास या उसके नीचे आ जाएगी यदि पोल को भी सही माने। अब एक और बात देखिए, एक व्यवहारिक बात, जैसे संजय जी ने कहा, जिस तरह के जो बयान आए और सीटों को लेकर जो सामंजस्य की समस्या है वो सपा के खेमे में। याद करिए मेरठ में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, बुलंदशहर और सहारनपुर में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो जो संजय जी ने कहा कि वोटर मन बना लेता है, परंतु जो न्यूट्रल वोटर, यदि इन परिस्थितियों में संभावना अधिक है तो वो हमारे पक्ष में आने की, यानी सीटों के बंटवारे के लेकर गठबंधन में विवाद हो या किसी प्रकार की जो टिप्पणियां की गई हैं समुदाय विशेष के खिलाफ, उसको लेकर जो प्रतिक्रिया हो, तो लॉजिकली देखें तो हमारे पक्ष में आने की संभावना है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पूर्वांचल, अभी तो वहां वोट बटे ही नहीं है, सॉरी टिकट बटे ही नहीं है। अभी तो वहीं के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य है, वहीं राजभर है, वहीं दारा सिंह चौहान है, वहीं पे तो सारा का सारा जो इन्होंने किया हुआ है। बड़ी खबर, जाट नेताओं के साथ मीटिंग हुई है पश्चिमी यूपी का। हम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। जयंत से हमने भी बात करी थी लेकिन उन्होंने गलत घर चुन लिया है। जयंत को लेकर संभावनाएं हैं, चुनाव के बाद भी संभावनाएं बनी रहेंगी। जाट समुदाय को ने बीजेपी को हमेशा वोट दिया है, इस बार भी देंगे। अगर गलती हुई है तो डांट लीजिए यहां पर, लेकिन मोहर कमल पे लगाना, यह कहा है अमित शाह ने। अगर आपको लगता है गलती हुई है तो डांट लीजिए, लेकिन मोहर कमल पे लगाना। इसके अलावा
जयंत चौधरी के साथ संभावनाएं खुली हुई हैं। यह बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री का, अमित शाह का, जयंत चौधरी को लेकर कई संभावनाएं हैं। और क्या ये यहां से गेम को बदलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की? इसलिए मैं कह रहा था इन चीजों को फैक्टर इन करना पड़ेगा। संजय जी और फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि अमित शाह, संजय जी आपका फर्स्ट रिएक्शन इसके ऊपर 20 सेकंड के अंदर। अमित शाह ने जो ये स्ट्रैटेजाइज हो सकता है करके बोला हो, प्लान करके बोला हो, व्हाट इट मींस राइट नाउ। संजय जी। नहीं, अमित बहुत साफ है। अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि गलती हुई है तो डांट लीजिए, इस बात का तो वो मैसेज जरूर दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हाँ कुछ गलती हुई होगी, तो कंसीड करना अपने आप में कि कुछ गलतियां हुई हैं और उसके लिए जो सजा देनी है वो दे दीजिए, लेकिन वोट फिर भी बीजेपी को दीजिए। मायने रखते हैं इस तरह के स्टेटमेंट, और मुझे लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट से कुछ जाटों के बीच में जो गुस्सा है वो जरूर कम होगा। जी, ये क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे साथ हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, मौर्य जी नमस्कार। मौर्य जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? सुधांशु त्रिवेदी। हाँ जी। सुधांशु त्रिवेदी, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अंदर बैठक में क्या हुआ है, मैं तो अभी आपके चैनल पर बैठा हूं, तो मुझे कोई इस विषय की जानकारी नहीं है आधिकारिक रूप से क्या बोला गया है और अमित शाह जी ने क्या बोला है, इससे मैं उस पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूं। परंतु यह बात बहुत स्पष्ट है कि आप पिछले कितने भी वर्षों का इतिहास उठा के दिखा लीजिए, आरएलडी के गढ़ में भी आरएलडी के बाद दूसरी पसंद सदैव। आप तो संभावनाओं की बात कर रहे हैं उनसे, अभी आप तो संभावनाओं की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संभावनाएं अभी भी है। देखिए, मैं इस विषय में भी नहीं कह सकता, इस पे तो या तो जयंत चौधरी जी का कोई प्रतिनिधि बोल सकता है, वह बता सकता है कि संभावनाएं क्या है। हाँ, पूर्व में ऐसा हुआ कई बार है, जैसे आरएलडी का हमारे साथ गठबंधन था 2009 में और उनके 4 या 5 सांसद आए थे, बाद में वो कांग्रेस साथ चले गए, तो वो एक अलग विषय है। मगर आज की डेट में मैं इसके ऊपर कुछ नहीं प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं एक लाइन में, पर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर को कंफ्यूज जरूर कर सकता है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन साधना भारती, कांग्रेस के लिए स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप खाता खोल रहे हैं लेकिन सिंगल डिजिट में ही रह रहे हैं। आपको पता है शायद जन्नत की हकीकत कैसी है। आदरणीय अमीश जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ओपिनियन पोल है, ओपिनियन बनता, बिगड़ता, बदलता रहता है, ना तो कभी एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में हर बार तब्दील हो, ऐसा नहीं होता। 2004 में ये सर्वे कहा करते थे कि फील गुड हो रहा है और इंडिया शाइनिंग की बात हुआ करती थी, कांग्रेस कहीं ऊपर से नीचे तक नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन तब मैं 10 वर्ष की थी, कांग्रेस की स्टार प्रचारक भी थी, और उस समय भी मैंने कहा था कि फील गुड नहीं डील गुड हो रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि सरकार कांग्रेस की बनी और कितने बहुमत से बनी, सब जानते हैं। 2009 में देख लीजिए क्या सर्वे दिखा रहे थे। ठीक है, मैं साथ में आपने क्योंकि 2004 का जिक्र किया तो मैं आपको बता देता हूं 2004 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटों में कितना फर्क था शायद आपके ध्यान में नहीं होगा, बहुत कम का अंतर था। लेकिन आपका अलायंस डीएमके के साथ था, बीजेपी का अलायंस एआईडीएमके के साथ था। स्थिति वहां से बदली थी, लेकिन उसके बाद गंगा में पानी बहुत निकल चुका है। और उसके बाद हमने 2009 का चुनाव भी देखा है, उसके बाद हमने 2014 का चुनाव भी देखा है, उसके बाद हमने 2019 का चुनाव भी देखा है। एक पुरानी कहावत है कि हमने 50 साल पहले देसी की खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। वो स्थिति नहीं है कांग्रेस की, और आप जानती हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बंजर भूमि है, पॉलिटिकली स्थिति खराब है। इसीलिए प्रियंका गांधी को ने अपना नाम दिया और फिर वापस लेना पड़ गया। हुआ ना ये? नहीं, इसका निर्णय आप कोई नहीं कर सकते कि बंजर भूमि है कि क्या है, वो निर्णायक स्थिति में कोई भी नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि अगर इतना ही ओपिनियन पोल दिखा रहा है तो क्यों मुजफ्फरनगर में भाजपा के विधायक जो प्रत्याशियों ने खदेड़ कर भगा दिया जाता है गांव के ग्रामीणों के द्वारा? क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार भाजपा की जिस तरह से छीछा लेदर होती आई है, क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहकर भाग गए कि उपेक्षा की जा रही है? अब क्यों जाट समाज याद आ रहा है? जब जाट समाज याद आता है तो जी सुधांशु जवाब इस बात का, सुधांशु 30 सेकंड में जवाब जी, भारती जी याद आती है, उससे पहले पिछड़ा कोई याद नहीं। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, आपका आवाज में डाउन कर रहा हूँ। सुधांशु जी देखिए, मैं सौमातों की बात कहूं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रही है। प्रियंका जी का बोलने के बाद कि आपको मेरे अलावा कोई चेहरा दिखता है, वापस लेना अलग बात है। तो इस समय कोई भी कांग्रेस को गंभीर नहीं मान रहा है।
आरोप प्रत्यारोप वो सारी बातें चलती रहती हैं। जहां तक कुछ लोगों के द्वारा कोई हरकत करवाने की बात है, वो तो याद करिए बिहार में भी ये पहली बार ये ट्रेंड हुआ कि दूसरी पार्टी की रैलियों में जाकर वहां बवाल कराना। तो नीतीश कुमार जी भी बोले थे कुछ 100 लोग किसी भी पार्टी में जाकर रैली में कर सकते हैं, परंतु रिजल्ट क्या रहा वो सबके सामने। जी हाँ, एक बात जी सुधांशु, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। मेरे साथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जुड़ रहे हैं अब चर्चा करने के लिए। सीधा हम केशव मौर्य का रुख कर सकते हैं। और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य। केशव मौर्य जी, आपका अभिनंदन है। आज काफी देर से हम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा होगा, क्योंकि इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बनाएगी, लेकिन पहले से सीटें काफी कम हो जाएंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मुकाबला खड़ा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी सर्वे की टीम है, एजेंसियां हैं, उनके सर्वे पर मेरा सवाल नहीं है और मुकाबला कभी हम लोग कड़ा नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का समर्थन 2017 में मिला था, उससे अच्छा समर्थन हमें 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल रहा है और जो नंबर हमारे विधायकों के 2017 में थे, उससे अधिक नंबर लेकर के हम उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर के पूरब तक कमल खिलते हुए देख रहे हैं। ठीक है, आपका अपना आकलन होगा, लेकिन सर्वे अपना आकलन भी कर रहे हैं। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है वो बड़ी इसलिए है क्योंकि हमने किसानों का एक आंदोलन भी देखा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जाट मुसलमान अगर साथ आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। क्या आपको लगता है जिस समीकरण पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है वो समीकरण काम कर रहा है ग्राउंड पर? आपकी रिपोर्ट क्या है? जिस दिन से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसी दिन से पूरी तरह से यह चित्र साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। ये तो निश्चित तौर पर मैं अखिलेश जी का मैंने साक्षात्कार किया, उन्होंने भी यही कहा कि मैं तो 400 सीटों के पार आ रहा हूं। हालांकि 403 सीटें कुल है, उन्होंने बोला मैं 400 सीटों के पार आ रहा हूं। आप कह रहे हैं ऐतिहासिक विजय होने जा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर खुद अब जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी दबाव में है क्योंकि अभी आपने हाल ही में आरपीएन सिंह को भी पार्टी में शामिल किया है, तो प्रेशर तो आप फील कर रहे हैं। आज आरपीएन सिंह भी आपको बड़े नेता दिख रहे हैं, आप दबाव फील कर रहे हैं। देखिए, प्रेशर तो सब अमित जी, प्रेशर सपा बसपा कांग्रेस पर है जहां भगदड़ मची हुई है। केशव जी, लेकिन छोड़कर तो आपको भी कई सारे लोग गए। मैं नाम गिनाने यहां बैठूंगा तो काफी समय निकल जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, कई लोग आपको भी छोड़ के गए, तो भगदड़ तो हर जगह मची। देखिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भगदड़ नहीं मची है। भाजपा से जो भी गए हैं उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव जब जीती थी, जो चले गए हैं ये सब हमारे साथ नहीं थे। हम 73 सांसद जीत करके आए थे। जी चलिए, अब मैं खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे आता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नाहिद हसन, उनके समर्थक का वीडियो वायरल हो रहा है जो सीधे सीधे जाटों को धमकी दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उस पर? अभी तक सपा मौन है, चुप है उस पर। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो पहली सूची जारी की थी, उसी दिन उन्होंने सूची नहीं जारी की थी। उन्होंने गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की एक ऐसी फेहरिस्त तैयार की थी कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को एक तरह से अपरोक्ष रूप से धमकी कि गुंडे, अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी सब हमारे पास हैं और इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए लोग अगर इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं कि हमारे जाटों की संख्या इतनी है और मुसलमानों की संख्या इतनी है, ऐसी भाषा बोलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक इनकी पार्टी के द्वारा नहीं करना, इसका संदेश जनता में जा चुका है। और जनता की अदालत में पहले चरण के 10 फरवरी को होने वाले मतदान में कमल खिलेगा, कमल।
समाजवादी पार्टी कह रही है ये वीडियो एडिटेड है, बीजेपी एडिट करके वीडियो को प्ले कर रही है। चाहे अमित मालविया हो, चाहे संबित पात्रा हो, चाहे शलभ मणि त्रिपाठी हो, इन्होंने एडिट करके वीडियो को फ्लोट किया है। बीजेपी की पूरी मशीनरी काम पे लगी हुई है। वो इस चुनाव को पोलराइज करना चाहती है, हिंदू मुसलमान में बदलना चाहती है। वो कह रही है कि एडिटेड वीडियो है ये हमारा वीडियो, इस वीडियो में हमारा प्रत्याशी का जो नुमाइंदा वो ये बात कह ही नहीं रहा है, वो कुछ और कह रहा था, एडिट करके उनका ऑडियो डाला गया। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन के चरित्र को जानती है। ये नाहिद हसन जो इनकी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्हीं के कारण कैराना से लोगों को पलायन करना पड़ा था, और जिनके कारण पलायन करना पड़ा था वह स्वयं पलायन कर गए भाजपा का कमल खिलने के बाद। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता तो प्रतीक्षा कर रही है। अखिलेश यादव ने तो उनका बचाव किया, उन पे फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। खिलाएं श्री अखिलेश यादव जी तो अपने अपराधियों का, गुंडों का, माफियाओं का, भ्रष्टाचारियों का, दंगाइयों का बचाव करेंगे ही। उनका काम ही है बचाव करना। पश्चिम उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का सुपड़ा जो 2014 से साफ होना शुरू हुआ है, वो 2022 तक लगातार ये सफाई अभियान जारी रखते हुए यूपी की जनता भाजपा के कमल को जीत का चौका लगा करके फिर मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आदिल चौधरी। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है और इनसे हम चुन चुनकर बदला लेंगे। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में ये जायज है? मैं कतई नहीं जायज है। श्री अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते हैं, उनके पार्टी के प्रत्याशियों को ये सपने आते हैं, उनकी पार्टी के गुंडे अपराधियों को ये सपने आते हैं, लेकिन इनके सपने जैसे मुंगेरी लाल के सपने होते थे, आंख खुलेगा सब कुछ गायब है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 2014 से लगातार विजय प्राप्त कर रही है, उसी प्रकार से फिर विजय प्राप्त करेगी। और जो मेरठ दक्षिणी के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा इस प्रकार की धमकी ये एक नहीं है जो आपके हाथ लगी है, ये गांव गांव में धमकी दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है और सरकार आने के बाद हम तुम्हारा वह हाल करेंगे, चुन चुन करके बदला लेंगे, जमीन पे कब्जा करेंगे, मकान पर कब्जा करेंगे, दंगा करेंगे, दुकानों को खुलने नहीं देंगे, अपहरण उद्योग चलाएंगे, लेकिन बम बनाने की फैक्ट्री चलाएंगे, अपराधी बनाने की फैक्ट्री चलाएंगे। अगर इस तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आ रही है, हम निपटा देंगे, हम बदला ले लेंगे, तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है 80-20, यानी आपकी तरफ से कहा जा रहा है 80-20। देखिए नहीं 80-20 का अर्थ का अनर्थ वो निकालने का काम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी जरूर करती है जो हमारे विरोधी हैं, लेकिन 80-20 का मतलब सबका साथ सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, नौजवान नौजवान एक समान, बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम भेदभाव नहीं करते। देखिए 80-20 से तात्पर्य ये जाता है कि 80% हिंदू आबादी, 20% मुस्लिम आबादी, तात्पर्य ये चला जाता है। देखिए ये जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी भावना है वो इसी रूप में देखेगा। लेकिन हमारी भावना है यूपी के 24 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाना हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से यूपी के 24 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच देना। फिलहाल तो आप मेहनत कर रहे हैं कि बीजेपी को 2022 में भी खुशहाली मिले, जैसे 2017 में आप अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और गंगा किनारे मैंने आपका साक्षात्कार किया था बनारस में, काशी में, और मैं उस साक्षात्कार को अभी भूला नहीं हूं। आपने 300 सीटें बोला था कि अमीश जी हम 300 सीटों के पार आएंगे, और छठे राउंड का इलेक्शन था, उससे पहले मैंने वो इंटरव्यू किया था। उसके बाद मैं गृह मंत्री तब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का इंटरव्यू करने जा रहा था, और आपकी बात को उस बात को मैंने पकड़ा था, और मैं आज आपसे नंबर आखिर में जरूर पूछूंगा। जी जी केशव जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैं भी पिछले 15-16 साल से देख रहा हूं, 17 साल से देख रहा हूं। एक आंकलन ये है कि यहां सरकार पलट जाती है, यहां सरकार बचती नहीं है, यहां सरकार पलट जाती है। मायावती को भी नहीं लगता था उसकी सरकार वापस आ रही है, सपा को भी नहीं लगता था कि उसकी सरकार वापस जा रही है, आपको भी नहीं लग रहा कि आपकी सरकार जा रही है, आपको भी लग रहा है आ रही है, क्योंकि यहां पर यह करिश्मा हुआ नहीं है पिछले कुछ बीते सालों में। देखिए आपको, चूंकि आप देश के जाने माने एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत अनुभव रखते हैं। सरकार उनकी जाती है
जो सरकार में आने के पहले वादे करते हैं और सरकार में आने के बाद वादे भूल जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का अगर सियासी गणित हम देखें, पश्चिमी यूपी का खास तौर पर, तो उसमें जाट प्लस मुसलमान 50% से ज्यादा वोट है, जिस पर अखिलेश और जयंत चौधरी हम कह सकते हैं कि उनकी नजर है उसके ऊपर पूरी, और उनको ऐसा लगता है कि अगर जाट मुसलमान एक साथ आ जाएंगे तो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगा। अपने वोट बैंक को साधने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 31 कैंडिडेट मुसलमान उतारे हैं आपने, जबकि अलायंस के अंदर एक उतारा है। आप 31 कैंडिडेट जो उतारे उनको मुस्लिम कहने की जगह उसमें सर्वाधिक संख्या अपराधियों की है, माफियाओं की है, दंगाइयों की है। केशव जी, मेरा आखिरी सवाल, आपका नंबर क्या होगा, आपका फाइनल नंबर क्या होगा? मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं, हम 2022 में 2017 दोहराएंगे। और श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी ये जो लगातार दावे करती, इनके दावे गुब्बारे में भरी हवा के समान होता है, जो एक सुई की नोक एक कांटे के चुभ जाने मात्र से हवा निकल जाती है। और श्री अखिलेश यादव जी अगर 2017 का आंकड़ा दोहरा ले, कांग्रेस पार्टी 2017 का आंकड़ा दोहरा ले, बहुजन समाज पार्टी 2017 का आंकड़ा दोहरा ले, और लोक दल 2017 में तो इनका एक विधायक था, वो भी भाजपा के साथ है। तो ये सारे दल जो हैं ये दलदल की तरह हो गए। दलदल में से ही कीचड़ में से एक सवाल जिसका जवाब आपने दिया नहीं। केशव जी, आखिरी सवाल, आरपीएन सिंह को आपने पार्टी में क्यों लिया? 5 सेकंड में इसका जवाब। वो बहुत बड़े नेता है। देखिए, मैं आरपीएन सिंह जी सहित हमने बहुत सारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लिया है, और आरपीएन सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, और एक अच्छे नेता का गलत पार्टी में रहना, उन्होंने विचार किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भरोसा किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया, और आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। मैं उनका भाजपा में स्वागत भी करता हूं। उनके आने से निश्चित तौर से भाजपा की ताकत बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया केशव मौर्य जी, हमेशा की तरह स्पष्ट बात करने के लिए, अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने के लिए। केशव मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, न्यूज 18 पर हमारे साथ थे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। उन्होंने ओपिनियन पोल के नंबर्स पे थोड़ा कमेंट किया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और अब बात उत्तराखंड के पोल की। ये थे केशव मौर्य। अब उत्तराखंड के पोल की, और उत्तराखंड का पोल क्या कहता है, इसका महापोल हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सी वोटर का पोल क्या कहता है आपको बताए थे। 31 से 37 बीजेपी, 30 से 36 कांग्रेस, कांटे का मुकाबला आपको 2 से 4। इंडिया हेड और ईटीजी का पोल कहते हैं 40 से 50 भारतीय जनता पार्टी, 16 से 20 कांग्रेस, और 1 से 3 आम आदमी पार्टी। रिपब्लिक का आंकड़ा कहता है 36 से 42 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 25 से 31 के बीच में रहेगी। इसके अलावा टाइम्स नाउ वीटो का पोल कहता है कि 44 से 50 बीजेपी, यानी ये क्लीन स्वीप की बात करता है, और 12 से 15 पे कांग्रेस से बढ़ जाएगी। आप बड़ा डेंट कर रही है 5 से 8 के जरिए। और अब महापोल का आंकड़ा हम दे सकते हैं, लेकिन जी का पोल कहता है 31 से 35 और 33 से 37 कांग्रेस रहेगी। लेकिन महापोल का आंकड़ा क्या कहता है? ये बड़ा आंकड़ा है, ये मैजिक फिगर है, और ये मैजिक फिगर कहती है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है उत्तराखंड में 38 से 43 और कांग्रेस 23 से 28। यानी बीजेपी पलट रही है इतिहास को, यानी वहां पर सरकारें रिपीट नहीं होती, लेकिन क्या सरकार रिपीट होने जा रही है, यह बड़ी बात है। मेरे साथ संजय सिंह भी हैं, मेरे साथ हरीश रावत भी अब जुड़ रहे हैं, और पुष्कर सिंह धामी भी जुड़ेंगे, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लेकिन संजय जी, क्या आपको लगता है उत्तराखंड एक बड़ा सरप्राइज दे सकता है? मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड कोई बड़ा सरप्राइज दे रहा है। ये जरूर है अमीश कि उत्तराखंड में हर चुनाव में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन आप आम आदमी पार्टी के रोल को यहाँ हमें उत्तराखंड में ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी वैसे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन वोट जरूर काट रही है। मेरे अनुमान से तकरीबन उन्हें 7-8-10% के करीब वोट मिल सकते हैं, और ये जो भी वोट है वो कांग्रेस का वोट में वो सेंधमारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव में नहीं होती तो कांग्रेस के लिए इन चुनावों को जीत पाना बड़ा आसान होता। लेकिन आम आदमी पार्टी की दखल के कारण चुनाव दोनों पार्टियों के बीच बिल्कुल कांटे का मुकाबला दिख रहा है। हालांकि कुछ पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त बना रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कांटे का मुकाबला है, और इसकी वजह है आम आदमी पार्टी का चुनाव में
एक तरह से 7-8% वोट कॉर्नर करना, जो कांग्रेस का वोट वो ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। साधना भारती, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। क्या आम आदमी पार्टी आपका यहां भी खेल बिगाड़ रही है? क्योंकि पंजाब में खेल बिगाड़ रही है, कि यहां पे भी खेल बिगाड़ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन से सरकार आप ही ने बनवाई, आज आप ही को बड़ा नुकसान हो रहा है हर जगह पर। देखिए, उत्तराखंड के अंदर सबने देखा है कि किस तरह से भाजपा के बड़े बड़े नेता भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। वो कोई छिपा नहीं, चाहे यशपाल आर्या जी हो, संजीव आर्या जी हो, हरक सिंह रावत जी हो। और उत्तराखंड के अंदर भाजपा की अगर बात करें तो वहां तो उनको सीएम बदलने की नौबत आ जाती है। ऐसा लगता है टेंडर निकलते हैं हर साल सीएम के, कि जो ज्यादा जाति और धर्म के को धंधा बनाएगा, जो ज्यादा तोड़फोड़ करेगा, छाट काट बाट करेगा, उनको हम सीएम बनाएंगे। और बात रही आम आदमी पार्टी की, तो देखिए वो भी अपनी चुनावी मैदान में आप देखते हैं। बाकी रही खेल बिगाड़ने की बात, तो खेल बनाती भी जनता है और खेल बिगाड़ती भी जनता है, और ये जनता खेल बनाकर दिखाएगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हाथरस हो, चाहे किसानों पर गाड़ी बोलने की बात हो, चाहे एक उत्तराखंड के अंदर इतिहास रहा है कि सरकारें पलट जाती हैं, सरकारें नहीं रहती। और साधना भारती ने एक राइट पॉइंट को ट्यून इन किया। उन्होंने बोला कि आपकी मजबूरी हो गई, आपने दो मुख्यमंत्री बदल दिए, यानी सरकार ठीक नहीं चल रही थी। देखिए, जहां तक इतिहास की बात है तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में पिछली बार हम लोगों ने जितनी सीटें पाई थी, इतना भी इतिहास में कभी नहीं था। इतिहास हमने ही बदला है, केंद्र में भी बदला है, तो उत्तराखंड में भी बदलेंगे और उत्तर प्रदेश में भी बदलेंगे। जहां तक ये बात है तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि हरीश रावत जी के दिल की व्यथा जिस प्रकार से छलक कर एक नहीं कई मौकों पर सामने आई। एक बार तो उन्होंने ये तक बोला कि भाई मैं तो उस नर्तक की तरह हूं जिसको तबले की थाप सुनकर ही पैर थिरकने लगते हैं, मगर अभी मुझे आदेश ही नहीं हो रहा है कि मुझे नृत्य भी करना है या दूसरे से नृत्य कराना है। तो जहां तक कांग्रेस की अंदरूनी बात है वो भी हम सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर पूरी तरीके से एकजुट होकर ईमानदारी के साथ जो उसने काम किए हैं तीनों सरकारों ने मिलकर हमारी, हम उसके आधार पर आश्वस्त हैं कि हमें स्पष्ट बहुमत और बहुत पिछली बार की लेकिन साधना जी, एक इंटरेस्टिंग खबर आपको मैं बता देता हूं। किशोर उपाध्याय जो आपके पूर्व अध्यक्ष है उत्तराखंड के अंदर, वो कल दोपहर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर बात हो रही थी कि वो छोड़ के जा रहे हैं, ये छोड़ के जा रहा है। तो ये चुनावी मौसम के अंदर कब किसका दिन बदल जाए पता नहीं लगता। लेकिन आपके लिए तो आरपीएन भी गए, कल किशोर उपाध्याय भी चले जाएंगे। अरे तो ये आरपीएन जी को ले लिया है तो इन्हें बना देंगे क्या मुख्यमंत्री का दावेदार? पिछड़े वर्ग अब इन्हें चुनाव आते ही याद आते हैं। अब आदरणीय सुधांशु जी कह रहे थे, हरीश रावत जी का बता रहे थे। अब किसने क्या कहा सुधांशु जी, उस पर मत जाइए, नहीं तो फिर याद आता है कि आदरणीय उमा भारती जी ने कहा था कि भाजपा पिछड़े लोगों और कार्यकर्ताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए डोना और पत्तल का उपयोग करता है। इसको आप चरितार्थ करते नजर भी आ रहे हैं। अच्छा, वो तो प्रमोद महाजन जी के समय की बात है। गहरा गड्ढा खोदकर जगा दूंगा। तो ये तो देखिए कहने की बात है। सुधांशु त्रिवेदी दल को छोड़कर जा रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। सुधांशु त्रिवेदी, इस बात का जवाब तो बनता ही है सुधांशु जी। ये तो प्रमोद महाजन के समय पे चली गई साधना भारती जी, जिसको हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। हमने 5 मुख्यमंत्री दिए पिछड़े और 4 उप मुख्यमंत्री दिए, 9। और 5 साल नहीं रह पाए पूरे। माननीय कल्याण सिंह जी 5 साल नहीं रह पाए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कल्याण सिंह जी वापस में भाजपा में आए, उन्होंने जब वापस आए अरे तो रहे क्या 5 साल आपने मुख्यमंत्री बनाने दिया? राम मंदिर अरे भाई मैं ट्रस्टी बनाया किसी पिछड़े वर्ग को? अरे मैं तो कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। अरे आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं ना आप राम हैं ना आप किसी काम के। संजय निषाद का जवाब दे दो ना। संजय निषाद जी बिहार में पिछड़ा मुख्यमंत्री बताइए। उन्होंने कहा है भगवान राम जी हमने 9 बनाए मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, बताइए भगवान राम जी को दशरथ का पुत्र। अरे बताइए भाई, भागिए नहीं। एक पिछड़ा मुख्यमंत्री बताइए कांग्रेस का। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत को मत चरितार्थ बताइए। भगवान राम जी को आप दशरथ जी का पुत्र मानते हैं कि नहीं मानते? अगर मानते हैं तो भगवान राम को वास्तविक मानते कि नहीं? माता कौशल्या के सत्य माफी दिलवा लीजिए। नहीं आप बताइए पहले, आप भगवान राम को दशरथ का पुत्र मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ या ना? नहीं भागिए मत। सवाल का जवाब। ये पिछड़ों के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे धंधा बनाना बंद करो भाई। ये राम मंदिर में संदर्भ पर घोटाला किसने किया? यूपी में सबने देखे शवबा, गंगा तीरे हिंदुओं के दफनाने पड़े शवबा। अरे गंगा जी में जलाने की जगह बहाने पड़े शवबा। लोकतंत्र के लूटत बा और महंगाई से मारत बा, पीड़ित के पीटत बा। यूपी के बाबा राज में बिटिया से व्यभिचार बा, सबने देखा। इसीलिए भाजपा का ग्रह भारी बा, सब
सबको पता है, और इसीलिए अरे यूपी के अंदर आप इतना शोर मचा रही हैं, जनता इस शोर को भी नहीं सुन रही है। मैं संजय जी कांग्रेस के बारे में जानना चाहता हूँ, कांग्रेस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी कुछ देर पहले खबर आई है, अभी कुछ मिनट पहले ही खबर आई है, किशोर उपाध्याय जो कि अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष थे, वो कल बीजेपी दोपहर को ज्वाइन कर रहे हैं। आरपीएन सिंह ने ज्वाइन करी। अब स्थिति कांग्रेस की जहां मजबूत होती है वहां भी कमजोर हो जाती है। देखिए, आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में ज्वाइन करने को तो मैं बहुत मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, क्योंकि उससे कोई कांग्रेस का कोई नुकसान बहुत बड़ा होता हुआ मुझे यूपी में दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ऐसे भी कंटेस्ट में नहीं है। ये जरूर है कि बीजेपी के लिए 1-2 सीटों का इजाफा हो सकता है, अगर वो आरपीएन सिंह को चुनाव लड़ाएं वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा जनाधार मुझे दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो स्विच ओवर होने वाला है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। कांग्रेस ऐसे भी टाइट इलेक्शन यूपी में, उत्तराखंड में दिखाई पड़ रहा है। जो सर्वेक्षण के आंकड़े वो बता रहे हैं कि बहुत ही टाइट इलेक्शन है, 2-3% का फासला हो सकता है दोनों पार्टियों के बीच में। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को और झटका लगने की उम्मीद है। जी सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि ये इलेक्शन जाटलैंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैं इसलिए पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, पश्चिमी यूपी के आंकड़े में मैं इसलिए वापस आ रहा हूं क्योंकि वहां पर जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, और अमित शाह ने आज जो वहां पर जाट नेताओं के साथ बैठक करी है, उसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या आपको लगता है कि वाकई आपको लग रहा है कि दिक्कत में आप लोग, क्योंकि आरपीएन को लेना, ये बयान देना? देखिए, हम दिक्कत की बात नहीं, हमारा आप एक पूरी परंपरा देखिए स्ट्रेटेजिक रूप से। हमने अगर बागपत भी जीता है, तो क्या ये संभव है कि जाट समुदाय का हमें वोट नहीं मिला हो तब नहीं, बिल्कुल। मेरा सुधांशु मेरा काउंटर सवाल है, 2019 और 2022 में फर्क हो गया है ना? नहीं, अभी अब मैं और पीछे भी बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है। हमने 1998-99 में भी जीता था, ऐसा नहीं है। अगर चौधरी चरण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया तो मैं और पीछे जा रहा हूं, 67 में जनसंघ ने बनाया, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद पे धोखा दिया था तो कांग्रेस ने दिया था। तो अगर जाट समुदाय का आप परंपरा देख लें तो आरएलडी का जो गढ़ क्षेत्र था, वहां भी आरएलडी के बाद सबसे बड़ी पसंद भारतीय जनता पार्टी थी। इसका प्रमाण है कि 2-3 बार उनके गढ़ में भी जीत चुके हैं, और जब आरएलडी भाजपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ी है तभी वो ज्यादा सीटें पाए। 2009 का मैंने लोकसभा का उदाहरण दिया, और जब दूसरों से गठबंधन किया, आप डाटा निकाल के देख लीजिए, आप अपने सर्वे से कहिए कि वो आंकड़े दिखाए कि जब आरएलडी अकेले लड़ी अथवा दूसरों के साथ गठबंधन में लड़ी तो उसे कितनी सीटें मिली, और जब भाजपा के साथ गठबंधन में मिली तब कितनी सीटें मिली। आप निकाल के दिखवा लीजिए। यह इस बात को दर्शाता है कि जाट समुदाय के अंदर एक नैसर्गिक लगाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। जी संजय, इस बार और 2019 में क्या फर्क है? नहीं, फर्क तो बहुत है अमीश। जाट वोटरों की बात हो रही है, ये जरूर है सुधांशु जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। आप 2019 की बात करें, 2014 का लोकसभा चुनाव या 2017 का विधानसभा चुनाव, इन चुनावों में जाट मतदाताओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी के लिए वोट किया था। अगर आंकड़ों के नज़रिए से देखें तो तकरीबन 70-72% जाट वोटरों ने बीजेपी का समर्थन किया था, बीजेपी को वोट किया था 2019 में। लेकिन 2019 के बाद एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ है, किसानों की नाराज़गी है, और जाट समुदाय के बहुत सारे लोग किसानी करते हैं, वो किसान हैं, इनकी नाराज़गी है। साल भर ये दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। इन्हें लगता है कि भले ही किसान कानून वापस तो कानून ले लिए गए, लेकिन जिस तरह से उनके साथ उनके हितों की नज़रअंदाजी हुई, तो कुछ ना कुछ अभी भी उनके मन में नाराज़गी है बीजेपी के प्रति। तो मैं ये नहीं मानता कि जाट वोटरों का रुझान जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में पहले रहा था वैसा ही रहने वाला है, उसमें गिरावट जरूर आएगी। लेकिन ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि अगर गलती हुई है तो हमें सजा दो, लेकिन वोट कमल को ही दिया जाए। इन सब चीज़ों से काफ़ी नाराज़गी मेलो डाउन होने की संभावना है। तो जितनी भी संभावना हो, जितना भी मेलो डाउन 10 मिनट पहले जयंत सिंह चौधरी ने ट्वीट किया है, उन्होंने बोला है कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। यानी जो भारतीय जनता पार्टी ने आज बोला उसका पलटवार किया है जयंत सिंह चौधरी ने। जवाब सुधांशु त्रिवेदी, 10 मिनट पहले का ट्वीट है।
मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। बार बार हम लोगों से कहा जाता है कि 1 साल तक किसान बैठे रहे। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कोई किसान 1 साल तक बैठे रह सकता है? अगर 1 साल तक बैठे था तो उनके खेतों में बुआई, जुताई और कटाई कौन कर रहा? तो ऐसे कौन से किसान थे जो ना बुआई करने गए, ना जुताई करने गए, ना कटाई करने गए, और वो कह रहे हैं कि साहब किसान थे? इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं, जयंत चौधरी जी याद करिए, ये जाके नरेश टिकैत से मिले थे। नरेश टिकैत ने पहले बयान दे दिया था कि हम गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। अगले दिन उन्होंने बयान वापस ले लिया था। उसके बाद वो नरेश टिकैत जी संजीव बालियान जी से मिल भी लिए थे, और फिर राकेश टिकैत जी ने यह भी कह दिया था कि नहीं, वो हालचाल लेने गए थे, कोई राजनीतिक बात नहीं थी। तो मेरे विचार से जिस विषय के बारे में जयंत चौधरी कह रहे हैं, इसमें कितना यथार्थ है ये खुद समझा जा सकता है। जो नरेश टिकैत जी का बयान, उसके बाद वापस जाना, और उन सारी बातों से बहुत सहजता से समझा जा सकता है। और मैं किसान आंदोलन पे एक बात और कह दूं, जब ये कहा गया कि सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, तो चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल के आंदोलनों से बड़ा आंदोलन था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन से बड़ा आंदोलन था। लेकिन देखिए, ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं साधना किसानों को सब ध्यान। जी देखिए, मैं भी किसान परिवार की बेटी हूँ और इन्हें शर्म आनी चाहिए। आदरणीय सुधांशु जी, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप देखा, देश के प्रधानमंत्री जी ने तो माफी तक मांग ली, आप अभी भी किसानों को किसान मानने से इनकार कर रहे हैं। अरे, जिनके बल पर गद्दी पाई उनका ना अपमान करो और सत्ता के सिंहासन पर। लेकिन साधना जी, जयंत चौधरी आपके साथ भी नहीं आ रहे हैं, वो सपा के साथ है। अरे, हम यहाँ वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सा आता है, कौन? हम केवल वोट की राजनीति नहीं करते ना अमीश जी। अरे तो हम ये कह रहे हैं कौन सा आता है कौन नहीं, लेकिन किसानों के लिए इस तरह वोट की राजनीति नहीं करते, लेकिन चुनाव तो वोट के लिए लड़ते हैं ना। चुनाव तो वोट के लिए लड़ते हैं ना। सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ती है। बेटी का शब्द जला दो, फिर माफी मांग लो। उन्नाव पीड़िता की पिता के हत्या के मुखिया को तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव का टिकट दे दो। उन्नाव है तो अलवर भी है, सब है। देखिए साधना जी, ये चिल्लम चिल्ली की बहस नहीं है। मेरा निवेदन है, आराम, इत्मीनान से बात करिए, इत्मीनान से बात करिए। मेरे साथ हरीश रावत इस समय जुड़ रहे हैं, मैं सीधा हरीश रावत का रुख कर रहा हूं। हरीश रावत जी, हम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, उस ओपिनियन पोल के अंदर आपकी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है, बीजेपी वापस आती हुई दिख रही है। आपका ओपिनियन पोल हमारे लिए एक प्रकार से एक चुनौती और हार्ड वर्क करने की प्रेरणा देता है हमको, और हम हर हालत में जनता की पहली चाहत होंगे और सरकार बनाएंगे। जी रावत जी, लेकिन क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी इस बार आपका खेल बिगाड़ रही है? मैं आपके सर्वेक्षण को थैंक्स करना चाहूंगा कि यदि आपने उनको वो वोट काट रहे हैं, कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी वोट जो भाजपा को हराना चाहता है, उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तथ्य को राज्य के लोगों के सामने रखा। और मैं समझता हूं कि जो लोग इस समय भाजपा को हराना चाहते हैं, जो परिवर्तन का मूड बना हुआ है, उसमें जो भी राजनीतिक दल अब इस समय बाधक होगा, वो राजनीतिक दल वाइप आउट हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि जिस पार्टी का आपने नाम लिया जी वो कोई फायदा उठा पाएगा। लेकिन खबर तो ये आ रही है अब किशोर उपाध्याय जो आपके पूर्व अध्यक्ष थे, वो कल बीजेपी ज्वाइन करने वाले। अभी कोई ऐसी बात हमारे पास जानकारी आ गई है। और एक बात समझिएगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हर स्तर के नेता हैं। पार्टी ने ही तो हम सबको नेता बनाया है। कल हरीश रावत यदि नहीं रहेगा या हरीश रावत पार्टी में नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी थम जाएगी। रावत जी, बल्कि जो लोग पार्टी से जा रहे हैं जी, वो लोग लेकिन देखिए बाद में वापस आने के लिए बड़ा तड़फड़ाते हैं। उसका उदाहरण आपने देखा होगा। आरपीएन सिंह भी चले गए और वहां कहा गया कि उनको कहा गया कायर। क्या आपको लगता है जायज है ये शब्द? देखिए, मैं कायर शब्द तो नहीं कहूंगा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि युद्ध भूमि में जो लोग पलायन करते हैं और शत्रु दल के साथ मिलते हैं, तो उनके लिए हमने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन भगवान कृष्ण ने बहुत सारी बातें कही हैं गीता में।
जी जी रावत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ इस समय आरपीएन पर ये सब जी हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब भी थ्रू है। धामी जी, ये क्या इत्तेफाक है, आप भी हमारे साथ हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये इत्तेफाक ही है, वो कह रहे हैं कि ये जो ओपिनियन पोल है जो बीजेपी की सरकार बना रहा है, आपकी सरकार बना रहा है, ये ओपिनियन पोल हमें सचेत कर रहा है। धामी जी, रावत जी आप बने रहिए हमारे साथ। धामी जी, आवाज आ रही है आपको धामी साहब? हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। धामी जी, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं स्टूडियो से। ओपिनियन पोल में आपकी सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन अभी हरीश रावत भी हमारे साथ है। वो कहते हैं कि सचेत कर रहे हैं आप हमें, हम और मेहनत से काम करेंगे, सरकार तो हम ही बनाएंगे इस बार। चलिए, मैं आपने जो ओपिनियन पोल आए हैं, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता का इसमें भाव दिख रहा है। और जब ओपिनियन पोल शुरू हुए थे तो हम लोग काफ़ी कम पर थे। आज हम सरकार की स्थिति पर आए हैं और आगे चलकर मतदान के दिन तक आपके ओपिनियन पोल इससे भी ज़्यादा जाने वाले हैं। मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड की जनता इस बार भारी बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनने जा रही है। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ सकती है आप दोनों में से किसी का, और उसके पास एक चाबी रह सकती है अगर, क्योंकि एक ओपिनियन पोल तो बहुत ज्यादा कट टू कट दिखा रहा है, क्योंकि मैं कई सारे ओपिनियन पोल देख रहा हूं, उसमें एक ओपिनियन पोल तो बहुत कट टू कट आंकड़ा दिखा रहा है, वो इनफैक्ट कांग्रेस को ऊपर दिखा रहा है। जो डिजाइन बॉक्स का सर्वे है वो कांग्रेस को 37 दिखा रहा है और आपको 35 दिखा रहा है, और सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के पास दिखा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, आप निश्चित मानिए। और हम चूंकि किसी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहते, हम आश्वस्त हैं, हम इतना ही कहना चाहते हैं जी। धामी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, क्या आपको लगता है हरक सिंह रावत के जाने से, कई नेताओं के छोड़ के जाने से स्थिति बदली है बीजेपी के लिए? नहीं, बीजेपी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए किसी के आने जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अब हमारे यहाँ पर उन पर निर्णय हो गया, इसलिए हम लोग इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश रावत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। ठंडा दिन दर्ज किया गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा और बीते कुछ दिनों की ही तरह लोगों को सूरज के दर्शन भी नहीं हो सके। गर्म कपड़ों के सहारे ही लोगों ने अपना गुजारा किया। हम लोग आप देखेंगे कि लेयर्ड है, यानी कि स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी, जो कुछ मिला उससे खुद को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठंडी हवाओं ने दिल्ली वालों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। अलाव पे बैठे हैं, इस बार बहुत ठंड है आपके। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक लोगों को इस ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। 2 दिन कोल्ड डे रहेगा, उसके बाद कोल्ड वेव जो रात का तापमान में फॉल होना शुरू होगा। क्रिकेटर शेफाली वर्मा आईसीसी की T20 में नंबर 1 बल्लेबाज बन गईं। उन्हें ताजा रैंकिंग में एक स्थान का फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों और करीब 400 कर्मचारियों की पिछले दिनों कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुख्य न्यायाधीश NV रामना ने एक सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश से एक याचिकाकर्ता ने यह शिकायत की थी कि उनकी अर्जी पर पिछले कई दिनों से सुनवाई नहीं हुई। इसी पर NV रामना ने यह भी टिप्पणी की कि सेहत खराब होने के बावजूद अदालत में काम हो रहा है। हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से राज्य में 11वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया। खबर है कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए दिसंबर में भारत आएगी। अमृतसर में अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के घर पर SIT ने छापेमारी की। एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। यूपी में शिवसेना गोरखपुर से अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसी सीट से CM योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं।
गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 384 बहादुरों को वीरता पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल 12 शौर्य चक्र दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस से पहले सेना ने श्रीनगर के कई इलाकों में तिरंगा रैली निकाली। इसमें बड़ी जाट बीजेपी से नाराज नहीं है, बीजेपी को जिताएगा, बीजेपी को वोट देगा। जाट टोटल बीजेपी के साथ है और जो अमित शाह जी ने वादे करे हैं हम उन पर पूरा विश्वास है। वहाँ तो है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छी बैठक हुई है। गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि इस बार भी सभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मरीजों की सेवा करने वाले मेडिकल स्टाफ की तारीफ भी की। मुझे विश्वास है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत आज बेहतर स्थिति में है। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ये फिल्म अब 1 हफ्ते की देरी से यानी 11 फरवरी को रिलीज होगी। राहुल गांधी गुरुवार को एक दिन के पंजाब दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में वो पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। इसके बाद वो जलंधर में एक वर्चुअल रैली भी करेंगे। पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपनी कोरोना जांच करवाने की अपील की। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए, जबकि सानिया मिर्जा और राजीव राम की जोड़ी को मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर मुंबई में भी देखने को मिला। वहां पिछले 2 दिन में तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अचानक बढ़ी इस ठंड ने मुंबई के लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि सुबह सुबह जो लोग हैं वो आग जलाकर इसी तरह से मुंबई में जो है ठंड से बचने की कोशिश है। मुंबई के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोलाबा में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान